गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ऑलमोस्ट बस ख़त्म कर रहे थे टॉपिक को, और हम बस डिस्कस कर रहे थे कुछ एडिशनल पॉइंट्स। एडिशनल पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट्स दिखा दिए थे, जिसमें मैंने आपको एक तो पेरिस्टाल्सिस समझाया था नंबर 1, फिर मैंने आपको अर्जेंट टिफिन सेल्स समझाए, गॉल ब्लैडर समझाया, और लास्ट में मैं आपको एक कंपाउंड स्टमक समझा करके गई थी, जो कि रूमिनेंट्स में होता है। और रूमिनेंट्स को हम कड एंड च्यू एनिमल्स भी कहते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, जिनका काम है कि वो खाने को पहले खाते हैं, चबाते हैं और फिर अंदर निगलते हैं, फिर उसका सेल्यूलोज का डाइजेशन कंप्लीट करके जिस खाने में सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो गया था उसको हमने कड कहा था। फिर उस कड को वापस माउथ में लाते हैं, चूइंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फिर उसको आगे भेजते हैं। तो ये वाला लास्ट में हमने डिस्कस किया था। टोटल 4 पॉइंट्स हो गए थे। अब एडिशनल पॉइंट्स में ही नंबर 5 लिखेंगे। देखो, नंबर 5 में बस मैं इतनी बात लिखा रही हूँ, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन किसके अंदर सेल्यूलोज डाइजेशन पूछ रहा है। अगर उसने पूछा इन सम हर्बीवोर्स लाइक काऊ एंड बफेलो सेल्यूलोज डाइजेशन अकर्स इन, तो आपका जवाब होगा इट अकर्स इन रूमेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड स्टमक। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया इन हर्बीवोर्स लाइक रैबिट सेल्यूलोज डाइजेशन अकर्स इन, तो याद करो मैंने आपको एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़ाया था, सीकम, जो हमारे लिए वेस्टिजियल था क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं होता। लेकिन रैबिट में जो सीकम था उसमें सिम्बायोटिक सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो रैबिट के अंदर सीकम में सेल्यूलोज डाइजेशन होगा और काऊ बफेलो के अंदर डाइजेशन होगा सेल्यूलोज का रूमेन के अंदर। ठीक है, तो 5th पॉइंट में यही लिखना है, इन सम हर्बीवोर्स, इन सम herbivores like cow, buffalo, etc. In some herbivores like cow, buffalo, etc. cellulose digestion occurs in, cellulose digestion occurs in rumen part of compound stomach. In some herbivores like cow, buffalo, etc., cellulose digestion occurs in rumen part of compound stomach. But in other herbivores like rabbit, but in other herbivores like rabbit, comma, cellulose digestion occurs in, cellulose digestion occurs in cecum part of large intestine. But in other herbivores like rabbit, cellulose digestion occurs in cecum part of large intestine. साथ साथ लिख लोगे तो आपको रिलेटिवली याद रहेगा कि किस में क्या कहाँ डाइजेस्ट होता है। अब लिखो 6th पॉइंट, स्यूडो रूमिनेशन। 6th पॉइंट है स्यूडो रूमिनेशन। चलो सुनो, यहाँ पर आप रूमिनेशन का मतलब जान चुके हो कि जो जानवर एक बार निगले फिर बुलाकर फिर चबाए उसको रूमिनेशन कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में वर्ड लगा दिया
स्यूडो र्यूमिनेशन। स्यूडो शब्द का मतलब होता है फॉल्स। तो अब ये फॉल्स र्यूमिनेशन का मतलब क्या है पहले समझना, फिर लिखवाऊंगी। रैबिट क्या करता है, रैबिट ने जो भी खाना खाया, घास खाई, गाजर खाई, कुछ भी खाया, तो ये फूड गया उसके बॉडी में, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो होना था हो गया, और फाइनली फीसेस बनकर बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन रैबिट को पता होता है कि ये वाला खाना जो मैंने फर्स्ट टाइम फ्रेश खाना, मतलब पहली बार ये घास खाई है मैंने, तो इस घास को मैं पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया होऊंगा, और अभी भी मेरे फीसेस में कुछ डाइजेस्टेबल फॉर्म्स बच गए हैं जो पहले प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होंगे। तो फीसेस स्टिल has some digestible forms। तो जब इसको लगा कि मैं डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर ही नहीं पाया हूँ और अभी मैं इसमें से भी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो यही फीसेस फिर से क्या बन गई, इसका फूड। तो देखो, ट्रू र्यूमिनेशन उसे कहते हैं जिसमें खाना बॉडी में ही होता और ये विद इन बॉडी ही रिवर्ट कर लेता, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन से रिवर्ट कर लेता, लेकिन विद इन बॉडी कर लेता, तब मैं कहती इसने ट्रू र्यूमिनेशन किया। फॉल्स र्यूमिनेशन क्यों कह रही हूँ, जो खाना बाहर निकल गया था इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, इसने उसको भी वापस लेकर के फिर अपना खाना बना लिया। तो बॉडी के बाहर निकल जाने के बाद क्योंकि इसने उस खाने को कंज्यूम करा, इसलिए हम उसको फॉल्स र्यूमिनेशन कह रहे हैं। एंड एनी एनिमल विच फीड्स अपॉन इट्स ओन फीसेस, दिस इज कॉल्ड कॉप्रोफेगी। क्या कहते हैं इसको, कॉप्रोफेगी। तो लिखा आपने ये 6th पॉइंट स्यूडो र्यूमिनेशन, उसके नीचे ये बना दो ऐसे फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट बना दो, और फ्लो चार्ट के नीचे लिखो द फीसेस ऑफ रैबिट, द फीसेस ऑफ रैबिट स्टिल कंसिस्ट ऑफ some digestible form या digestible food, the feces of rabbit still consist of some digestible forms of food, some digestible forms of food, so it feeds upon its feces, so it feeds upon its feces, comma, to complete the process of digestion. So it feeds upon its feces to complete the process of digestion. This is called pseudo rumination. This is called pseudo rumination. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, when any animal like rabbit, when any animal like rabbit feeds upon its own feces, when any animal like rabbit feeds upon its own feces, comma, this is called coprophagy. When any animal feeds upon its own feces, this is called coprophagy. ठीक है, ये हो गया 6th पॉइंट।
अब लिखो सेवेंथ पॉइंट। एडिशनल पॉइंट्स ही चल रहे हैं, एडिशनल पॉइंट्स में अब आप लिखोगे सेवेंथ पॉइंट। लिखो इसमें एक टर्म है मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम, या इसे कहते हैं सैक्यूलस रोटंडस। लिखो मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम या सैक्यूलस रोटंडस। देखो ये टर्म मैं सिर्फ किस लिए लिखा रही हूँ कि इन केस कहीं पेपर में ये नाम आ जाए तो आपको हिंट हो कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो क्या हुआ, रैबिट के अंदर जब इलियम उसके सीकम में जाकर के ओपन होता है तो इलियम और सीकम यहाँ जाकर जब इलियम पार्ट ओपन हो रहा है ये वाला पार्ट उसका डाइलेट कर जाता है, स्वेल कर जाता है। इसी स्वेल्ड पार्ट ऑफ इलियम को मैकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो देखो मैंने डायग्राम भी दिखा दिया ऐसे, ये सीकम है, ये इलियम इसमें खुल रहा है और खुलने से पहले जैसे ऐसे डाइलेट हो गया, इसी डाइलेटेड पार्ट का नाम है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। सिर्फ नाम है, क्यों हुआ, क्या फ़ायदा है इसका, हमें क्यों रेफरेंस देना है, हमें कुछ नहीं जानना। रैबिट डिटेल नहीं पढ़ रहे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बस नाम अगर आ जाए तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो लिख दो मैकल्स डाइवर्टिकुलम में इट इज़ द डाइलेटेड, it is the dilated end part of ileum. It is the dilated end part of ileum, comma, and it opens into the cecum part of large intestine. And it opens into the cecum part of large intestine. ठीक है, ये हो गया सेवेंथ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट सुनो, याद करके बताओ मुझे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर्स थे। हमने शुरुआत में पढ़े थे ना, वी हैव 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। एक और बात याद रखनी है, रैबिट में 4 पेयर होते हैं। फोर्थ पेयर का नाम है इन्फ्रा ऑर्बिटल। ऑर्बिट मतलब आँखें, इन्फ्रा मतलब नीचे, तो आई बॉल्स के नीचे भी उसके पास एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो लिखो एट्थ पॉइंट, इन रैबिट there are 4 pairs of salivary glands. In rabbit, there are 4 pairs of salivary glands. लिख दो एक बार नाम यहाँ पे फिर से, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और इंफ्रा ऑर्बिटल. In rabbit, there are 4 pairs of salivary glands. नाम लिख देने हैं चारों के, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और इंफ्रा ऑर्बिटल. नाइन्थ पॉइंट,
सीधे सीधे फैक्ट हैं, अब ये सुन लो फिर लिखाती हूँ। फ्रॉग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते, फैक्ट है। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके पास पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, उनके पॉइजन ग्लैंड ही हैं जो पॉइजन सिक्रीट करने लगे हैं। लेकिन पता लगा ये पॉइजन ग्लैंड्स पहले कभी पैरोटिड ग्लैंड्स थे। तो पॉइजनस स्नेक्स के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड थे जो कि सलाइवा सिक्रीट करते थे, उन्होंने सलाइवा बनाने का काम छोड़कर अब क्या काम शुरू कर दिया है, पॉइजन बनाने का। और जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, जैसे काऊ है, बफेलो है, इनके सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता। मतलब ये जो काऊ बफेलो अपना मुंह में खाना चबाते रहते हैं, ये सिर्फ चूइंग करते हैं, लेकिन इनके अंदर यहाँ बकल कैविटी में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। जैसे अपने अंदर हुआ था ना, करीब करीब 30% स्टार्च हमारे सलाइवरी अमाइलेज ने डाइजेस्ट किया था। इनके सलाइवा में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं। ठीक, तो लिखो 9th पॉइंट में, इन frog salivary glands are absent. In frog salivary glands are absent. Number 10. Number 10, इसमें लिखो, in poisonous snakes, in poisonous snakes, comma, poison glands, in poisonous snakes, comma, poison glands are the modified parotid glands. Poison glands are the modified parotid glands. Number 11. In the saliva of some herbivores, in the saliva of some herbivores like cow, buffalo, etc. In the saliva of some herbivores like cow, buffalo, etc. salivary amylase enzyme is absent. Salivary amylase enzyme is absent. Repeat कर रही हूँ. In the saliva of some herbivores like cow, buffalo, etc., salivary amylase is absent. ठीक है, ये हमने ख़त्म करे सब एडिशनल पॉइंट्स. अब इसके नीचे एक नोट लिखो. अलग से एक नोट लिखो. एडिशनल पॉइंट्स में नहीं लिखा रहे क्योंकि ये वाला नोट एनसीईआरटी में है. ध्यान देना, एनसीईआरटी में ना आपको कुछ येलो बॉक्सेस मिलेंगे. इस चैप्टर के अंदर 2 बॉक्सेस हैं, उनको पूरा रीड करना. उनमें से समझने वाली, याद करने वाली बात क्या है वो सुनो ध्यान से. आपने स्कूल में भी ये पढ़ रखा है. एक कंसेप्ट है अबाउट PEM. प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन. लिखो नोट में. नंबर 1, प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन. देखो, एनसीईआरटी ने इसके अंदर 2 डिसऑर्डर्स दिए हैं. एक है मेरेस्मस और दूसरा है
क्वाशियोरकर। सुनना ध्यान से पहले, फिर मैं लिखाऊंगी। मेरेस्मस एक प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, मतलब 1 साल तक के बच्चे को ही ये बीमारी होती है ज़्यादातर, मतलब लेस दैन एन ईयर ऑफ इन्फेंट, और इसके अंदर बच्चे को प्रोटीन्स की और टोटल कैलोरी डेफिशिएंसी हो जाती है। देख रहे हो, प्रोटीन एनर्जी मतलब प्रोटीन्स की कमी के साथ साथ उसमें ओवरऑल कैलोरीज की, मतलब ओवरऑल पूरी एनर्जी की ही बहुत कमी है, जिसे हम कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ये ज़्यादातर तब होता है जब 1 साल तक के बच्चे को भी मदर्स मिल्क मिलना बंद हो जाता है। तो ना तो उसे मदर मिल्क मिल रहा है, ना ही कोई न्यूट्रिशन रिच खाना मिल रहा है और कुछ, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन्स की भी कमी है और एनर्जी भी बहुत लो है। तो ऐसे बच्चे का टोटल इमैसिएशन हो जाएगा। इमैसिएटेड बॉडी का मतलब होता है वो बहुत ही सूखा सा लगेगा, एकदम देखने से पता चलेगा इस बच्चे के शरीर में तो कुछ है ही नहीं। थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैर कुछ अजीब से पतले हो जाएंगे, ना फिजिकल ग्रोथ दिखाई देगी और ना ही ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। स्किन एकदम ड्राई, सूखी सी और रिंकल्स वाली हो जाएगी, क्योंकि स्किन के नीचे कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा बॉडी इमैसिएटेड दिखेगा, एकदम सूखा सा दिखाई देगा। अब याद करो, कभी ना कभी किसी आपकी क्लास में, किसी 9th में, 8th में, 6th में, कभी भी कुछ ऐसे डायग्राम दिखाए होते थे बच्चे के, 2 बच्चे साथ साथ दिखाए हैं। एक बच्चा एकदम सूखा सा है, हाथ पैर एकदम डंडी जैसे कर रखे हैं, दूसरा बच्चा थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में और उसका पेट खास करके उसने बहुत फूला सा दिखाया है, स्वेलिंग सी लग रही है पेट के ऊपर। तो जो बच्चा एकदम सूखा था और उसका पेट भी पिचका पड़ा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कौन सी वाली बीमारी? मेरेस्मस वाली, जिसमें प्रोटीन की और टोटल कैलोरी डेफिशिएंसी थी। ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर इन्फेंट को, मतलब 1 साल तक के बच्चे को होता है। 1 साल से ज़्यादा एज वाले बच्चों को अगर मदर मिल्क तो बंद हो गया, क्योंकि 1 साल तक के बाद हम मदर मिल्क को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अब उसके बाद उस बच्चे को प्रोटीन्स की कमी है, ऐसी डाइट दी गई जिसमें प्रोटीन रिचनेस नहीं थी, और उल्टा ऐसा डाइट दे दिया जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा था। मतलब वो बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ, जो मसल्स बनती हैं वो प्रोटीन्स से बनती हैं, तो मसल्स तो बनी नहीं, तो हाथ पैर तो पतले पतले से रह गए, लेकिन उसके अंदर फेस पर स्वेलिंग लग रही है, पेट पर, पेट फूला है जैसे वो बड़ा मोटा बच्चा है, लेकिन पता चला वो स्वेलिंग अडीमा है। अडीमा क्या होता है? बॉडी में कहीं भी वाटर के रिटेंशन हो रहा है, पानी ठहर रहा है, और पानी हमारे बॉडी में तब ठहरता है जब हमारे खून में प्रोटीन्स की बहुत कमी हो, क्योंकि खून में पानी को खींच के रखने का काम प्रोटीन्स करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको समझ आएगा आगे कुछ चैप्टर्स में, लेकिन अभी याद रखना है कि अगर सिर्फ प्रोटीन्स की कमी है तो हाथ पैर पतले होंगे, बॉडी का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अफेक्ट होगा, लेकिन बेले पार्ट, स्टमक पार्ट सूजा हुआ दिखाई देगा, स्वेल्ड होगा, जिसे अडीमा कहते हैं। प्रोटीन्स की भी कमी है और टोटल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो बच्चा बिल्कुल ही सूखा हुआ दिखाई देगा, और उस बीमारी को मेरेस्मस कहते हैं। तो डिफरेंस समझ आ गया? प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसकी खासियत ये 1 साल से कम उम्र में होता है, ये 1 साल के बाद होता है। इसके अंदर बच्चा एकदम इमैसिएटेड है, पूरी तरह से सूखा हुआ है, इसमें भी बच्चे का फिजिकल मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा, लेकिन स्वेलिंग है बॉडी में, अडीमा है, खास करके पेट के एरिया में, बेली पार्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में इट इंक्लूड्स, लिखो नंबर 1, ऐसे लिख लो ए पार्ट करके, इट इंक्लूड्स ए पार्ट मेरेस्मस। लिखो इसमें इट इज़
deficiency of proteins, it is deficiency of proteins plus total calorie deficiency. Deficiency of proteins plus total calorie deficiency plus total calorie deficiency. Next line. It is mostly observed. It is mostly observed in children या infant, in children below age of 1 year या up to 1 year. It is mostly observed in children up to age of 1 year. Next, such a child is completely emaciated. ब्रैकेट में लिख देना इसके, लीन बॉडी, बहुत सूखा सा लगेगा. Such a child is completely emaciated, lean body, comma, thinning of limbs occur. Thinning of limbs occur, comma, poor physical and mental development. Poor physical and mental development, comma, skin becomes dry and wrinkled, etc. Such a child is completely emaciated, thinning of limbs occur, poor physical and mental development, skin becomes dry and wrinkled. ठीक है, ये हुआ ए पार्ट. अब लिखो बी पार्ट. क्वाशियोरकर. इसमें लिखो क्वाशियोरकर में there is protein deficiency, there is protein deficiency, but there is no calorie deficiency. There is protein deficiency, but there is no calorie deficiency. Next line. Mostly observed in children, mostly observed in children above age of 1 years. Mostly observed in children above age of 1 years. 1 year, above age of 1 year. Next, symptoms include, symptom includes poor physical growth. Symptoms include poor physical growth, comma, poor development of brain, poor development of brain, but there is swelling observed, but there is swelling observed, comma, called edema. But there is swelling observed
called edema at few locations like stomach. But there is swelling observed called edema at few locations like stomach. ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख देना। एक बात फिलहाल याद रखने के लिए, डिटेल भी समझ जाओगे आगे जाकर। ब्रैकेट में लिख दो इसके, swelling occurs due to retention of water. Swelling occurs due to retention of water in tissue spaces as a result of protein deficiency. Swelling occurs due to retention of water in tissue spaces as a result of protein deficiency. ठीक है, तो ये हुआ नोट का फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकेंड पॉइंट। लिखो सेकेंड पॉइंट में, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वर्सेस फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वर्सेस फिजियोलॉजिकल वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या है, आपने कभी ध्यान दिया कि हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ खाना खाएं तो हम थोड़ा सा कैलोरीज़ को चेक करके खाएं कि कहीं हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ तो नहीं खा रहे, क्योंकि हमें हर दिन एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैलोरीज़ चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा खाते रहेंगे तो बॉडी में कैलोरी का बहुत रिचनेस बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा बॉडी में, रिजल्टिंग इन डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक मेटल का चेम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है, उसे बॉम्ब कैलोरी मीटर कहते हैं। मैंने क्या किया, एक एक ग्राम खाना डाला, उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डाला, 1 ग्राम फैट डाला, एक एक करके 1 ग्राम प्रोटीन डाला। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी भी तो एक तरह का चेम्बर ही है जिसके अंदर ऑक्सीजन खाने का कंबशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। तो हमने जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाया, हमारी बॉडी में जाकर के भी ऑक्सीजन ने खाने को तोड़ा, और वो जो हमने बॉम्ब कैलोरी मीटर लिया है उसमें हमने ऑक्सीजन डाल रखा है, उसमें भी जाकर खाना टूटा। बॉम्ब कैलोरी मीटर एक क्लोज्ड मेटल चेम्बर है, उसमें खाने का कंबशन या ऑक्सीडेशन होने पर जो किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसे कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर जाने के बाद जब उस खाने का ब्रेकडाउन करके जो एनर्जीज रिलीज हुई उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से थोड़ी कम होती है। क्यों? वो तो बंद चेम्बर था, कहीं कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, लेकिन हमारी बॉडी तो ओपन चेम्बर है ना, हम तो हीट लॉस भी कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो खाने से एनर्जी मिली दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म। और हम
एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज चलता रहेगा। तो इस वजह से जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और अक्सर ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कैलोरीज खानी चाहिए या किलो कैलोरीज खानी चाहिए। कैलोरी किलो कैलोरी एक ही बात है। हमारे केस में कैलोरी का वैल्यू इतना छोटा होता है कि उसको जो है ना कैलकुलेशंस में यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसी को रीफ्रेम कर दिया किलो कैलोरी में, कि अब जब यूज़ करना हो कैलकुलेशंस करने के लिए तो किलो कैलोरी वाली टर्म्स यूज़ करो। ठीक, तो लिखो ज़रा। आपने ऐसे लिखा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वर्सेस फिजियोलॉजिकल वैल्यू। पहले लिखो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नीचे when 1 gram of food when 1 gram of food is added to bomb calorimeter, when 1 gram of food is added to bomb calorimeter, comma, combustion of food occurs, comma, in presence of oxygen, in presence of oxygen, and the energy released is called gross calorific value, and the energy released is called gross calorific value. Example, यहीं लिखती हूँ। For carbohydrate, for protein, for fat. ये वैल्यूज एज सच याद करनी है। लिख दो। फॉर कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, फॉर प्रोटीन 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड फॉर फैट 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये सब आपने लिखा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नीचे। अब लिखो फिजियोलॉजिकल वैल्यू के नीचे, इसके नीचे लिखो फिजियोलॉजिकल वैल्यू के नीचे। when 1 gram of food is consumed by human body, when 1 gram of food is consumed by human body, comma, oxidation of food occurs, and this causes release of energy, called physiological value, and this causes release of energy called physiological value.
लिखो ये भी, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। फॉर कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फॉर प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फॉर फैट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया नोट भी खत्म। सो दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर। हमने एनसीईआरटी के हिसाब से भी ख़त्म कर लिया। एनसीईआरटी के जो येलो बॉक्सेस थे वो भी डिस्कस हो गए और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हो गए। अब अगर मैं एंड में आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ, पहले खुद भी सोचते जाना और फिर साथ साथ आंसर सुनना। तो लिख दो आखिरी में, लिखो पहला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन if a drug, ये ऐसे लिखो, what will be effect on peristalsis if a drug inhibits parasympathetic nerve। क्वेश्चन लिख लो पहले, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पेरिस्टालसिस इफ अ ड्रग इनहिबिट्स पैरासिम्पथेटिक नर्व। ठीक है, अब देना खुद को 1 मिनट, सोचो आंसर। पैरासिम्पथेटिक नर्व को अगर किसी दवाई ने, ड्रग मतलब हमने कोई बाहर से दवाई खाई और उस दवाई ने जा कर के हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्व्स को डैमेज कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नर्व डैमेज होने से पेरिस्टालसिस पर क्या असर आएगा। तो जवाब होगा पेरिस्टालसिस रुक जाएगी, क्योंकि पेरिस्टालसिस करवाने के लिए याद करो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, और वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता था और बैक प्लेक्सस जिसके अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स आते थे। समझ आ रही है बात? रिलेट करो अब सब चीज़ों को। बाय दिस टाइम आई एम होपिंग कि आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया है, आपको याद हो गया है, समझ आ गया है। तो अब आप यहाँ से रिलेट करोगे। अच्छा, पेरिस्टालसिस पूछा है तो पेरिस्टालसिस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से होता है। वो करवाता है कॉन्ट्रैक्शन अपना और बैक प्लेक्सिस से, और बैक प्लेक्सिस में कौन सी नर्व थी? पैरासिम्पथेटिक। तो अगर वो रुक गई काम करना तो पेरिस्टालसिस नहीं होगा। तो लिखो आंसर, पेरिस्टालसिस वुड स्टॉप। Peristalsis would stop because parasympathetic nerve is required to induce this process. Peristalsis would stop because parasympathetic nerve is required to induce this process. Question number 2. What would be effect on CCK? What would be effect on CCK if person consumes
fat rich diet. What will be effect on CCK if person consumes fat rich diet? हाँ जी, तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा लिपिड रिच डाइट ले रहा है, फैट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उसकी बॉडी में CCK याद है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, वो अब ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा या नॉर्मल जितना बन रहा था उतना ही रहेगा? तो याद करो, कोलिसिस्टोकाइनिन का काम होता था कि गॉल ब्लैडर को बोले ज़्यादा बाइल जूस रिलीज़ कर। तो अगर हमने लिपिड डाइट ज़्यादा खाई तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या चाहिए? बाइल जूस। तो ज़्यादा फैट रिच डाइट खाने से CCK हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और तभी वो ज़्यादा सिग्नल देगा गॉल ब्लैडर को कि तू ज़्यादा से ज़्यादा बाइल जूस रिलीज़ कर। ठीक है, तो लिख दो आंसर। CCK would increase to induce excess release of bile juice from gallbladder. To induce excess release of bile juice from gallbladder. अब लिखो क्वेश्चन 3. What will be effect on pH of blood if person consumes protein rich डाइट? लिखो, थोड़ा सा सोचना ध्यान से, आंसर मैं बता रही हूँ अभी. What will be effect on pH of blood if person consumes protein rich diet? चलो देखो अब यहाँ ध्यान से समझना. क्वेश्चन कह रहा है कि इंसान ने जो खाना पचाया पेट में, उसमें लार्ज प्रोटीन मील था, प्रोटीन रिच डाइट थी. प्रोटीन को तोड़ने का काम स्टमक में होता है, और उसको तोड़ने के लिए बनाना पड़ेगा HCl. HCl बनाने के लिए जो H प्लस लिया जाता है वो खून से ही लिया जाता है. ऐसा नहीं होता कि पेप्टिक सेल्स HCl बना करके रख लेते हैं, तुरंत खून से H प्लस लिया जाता है. सॉरी, पेप्टिक सेल्स नहीं, पैराइटल सेल्स. तभी के तभी पैराइटल सेल्स Cl माइनस डालते हैं, HCl बनाकर तुरंत छोड़ दिया जाता है. HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि कोई पैराइटल सेल उसको बनाकर रख नहीं सकता, तुरंत तभी रिलीज करना पड़ेगा. सो large protein meal reaches stomach. स्टमक का जो ब्लड सप्लाई आ रहा था उसमें से एक्सेस में H प्लस निकाल लिया गया. एक्सेस H प्लस टेकन फ्रॉम ब्लड रीचिंग stomach. Excess H plus taken from blood reaching stomach. Excess of HCl produced. समझ आ रहा है? पेट में खाना पहुंचा जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, इस चक्कर में
पेट ने अपने अंदर जो खून आ रहा है, पेट के पास जो खून पहुंच रहा है, उसमें से क्या निकाल लिया? एक्सेस H प्लस एक्सेस निकाला तो एक्सेस ऑफ HCl प्रोडक्शन हो गया. नाउ when blood leaves out from stomach, खाना कहीं नहीं जाना है, खाना पेट के ल्यूमेन में ही रहना है और खाना आगे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है. बात यहाँ हो रही है इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ ब्लड. तो जब ब्लड पेट के पास आया तो ढेर सारा H प्लस आया. सब काम करवाने के बाद जब खून वेन्स के वाया वहाँ से निकला, व्हेन ब्लड लीव्स आउट फ्रॉम स्टमक, इट हैज़ लेस H प्लस दैन यूजुअल. नॉर्मली मान लो ये 100 H प्लस ले जाता था, 50 दे के आता था और 50 लौट के आ जाते थे. अब क्या हुआ? जब एक्सेस में प्रोटीन डाइट आई, 100 ले गया, 80 स्टमक ने उठा लिए, लौट के सिर्फ 20 आए. तो इट हैज़ लेस H प्लस दैन यूजुअल. और अगर H प्लस कम है तो pH ज़्यादा है, एंटी रिलेशन होता है. सो इट हैज़ लेस pH दैन यूजुअल means increase of pH. That means pH अब इस खून का एसिडिक नहीं होगा, बेसिक हो जाएगा. इसे कहते हैं कॉल्ड अल्कलाइन टाइट. क्या नाम है इसका? अल्कलाइन टाइट. अल्कलाइन टाइट से मतलब है कि जो खून पेट से बाहर आया उसका पीएच हल्का सा ज़्यादा था. लेकिन ऐसा मत समझना कि दैट मीन्स जब भी मैं चिकन मटन खाता हूँ, दाल खाता हूँ, तो मेरे पेट से निकलने वाला खून हमेशा बेसिक हो जाता होगा. जैसे ही ये पेट से बाहर आया तो हमारा खून एक ज़बरदस्त बफर है, मतलब वो तुरंत अपना पीएच मेंटेन कर लेता है. तो इससे हमें तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक ये बहुत लंबे वक्त तक ना चलता रहे. मतलब अगर कोई इंसान रिपीटेडली बहुत एक्सेस में प्रोटीन डाइट खा रहा है, बार बार अल्कलाइन पीएच हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस इन पीएच ऑफ ब्लड आ जाएं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ध्यान से समझना है पूरा कंसेप्ट. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इनसे आप समझोगे कैसे सारे बातों को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है. चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Which nutrient digestion would be most affected if there is damage to exocrine pancreas. क्वेश्चन लिखो ध्यान से. Which nutrient digestion would be most affected if there is damage to exocrine pancreas? हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास से बनता था पेनक्रियाटिक जूस. उसमें सब एंजाइम्स थे. पेनक्रियाटिक अमाइलेज था, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थे, लाइपेज थे, न्यूक्लियसेस थे. लेकिन क्वेश्चन अब हमसे रिलेटिव आंसर मांग रहा है. वो कह रहा है
बताओ सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। जब भी क्वेश्चन में पूछे ना मोस्ट, तो आंसर कभी भी ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे जानना ही ये चाह रहा है कि चारों में से सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट होगा। तो देखो, पेनक्रियाटिक अमाइलेज नहीं मिलेगा, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज तो था ना, थोड़ा बहुत तो काम चलेगा। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा तो स्टमक तो करेगा ना थोड़ा बहुत डाइजेशन, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का काम चल रहा है। बचे न्यूक्लिक एसिड और फैट। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हमारे लिए उतना रिलेटिवली इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फैट का इम्पोर्टेंट है। और याद है, पेनक्रियाटिक लाइपेज इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल एंजाइम फॉर लिपिड डाइजेशन। तो किस न्यूट्रिएंट पे सबसे ज़्यादा असर आएगा, लिपिड्स। तो लिख दो आंसर, लिपिड डाइजेशन वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, lipid digestion would be most affected because pancreatic lipase is the main lipid digesting enzyme. Because pancreatic lipase is the main lipid digesting enzyme. हाँ जी, सो दिस कंप्लीट्स योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये वाला चैप्टर आप पूरा पढ़ करके ख़त्म करो और जो भी डाउट्स हैं उनको पेन डाउन करो। वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास। ठीक, थैंक यू।